हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, या एक्सप्लेन द 2 मेथड्स टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन। हम किस तरीके से पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आंसर देखिए, फर्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड एंड द सेकंड वन इज इनकम मेथड, राइट। फर्स्ट आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर हम क्या बताते हैं, अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड द मिनिमम न्यूट्रिशनल फूड रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल इज एस्टिमेटेड। इस मेथड के अंदर जो मिनिमम न्यूट्रिशनल फूड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, सर्वाइव करने के लिए। सेकंड, द टोटल मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट मेजर इन कैलोरीज। जो मिनिमम फूड की रिक्वायरमेंट होती है टोटल, वो कैलोरीज में मेजर की जाती है। द थर्ड वन इज द कैलोरीज आर देन कन्वर्टेड इनटू मनी वैल्यू। जो कैलोरीज हैं उनको मनी वैल्यू में रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। अ मिनिमम अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लोथ्स एंड अदर रिक्वायरमेंट इज़ एडेड टू द मनी वैल्यू ऑफ फूड। और जो मिनिमम अमाउंट होती है वो क्लोथ्स और अदर रिक्वायरमेंट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स। फिफ्थ, दिस टोटल अमाउंट इज कंसीडर्ड एज क्राइटेरियन फॉर डिसाइडिंग पॉवर्टी लाइन। जो टोटल अमाउंट है जो पॉवर्टी लाइन की डिसाइड की गई है उसको कंसीडर किया जाता है। सिक्स, ऑल द फैमिलीज विच स्पेंड लेस देन द पॉवर्टी लाइन आर कंसीडर्ड एज बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। जो फैमिलीज पॉवर्टी लाइन के बिलो कंसीडर की जाती हैं उनको पॉवर्टी लाइन फैमिलीज बोला जाता है। In India, the daily minimum nutritional requirement for a person has been fixed at 24 calories and rural area 21 calories in urban area. Rural areas में 24 calories फिक्स की गई हैं किसी भी एक पर्सन की जो उसको ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी को फिक्स किया गया है। तो ये तो हमारा था एक्सपेंडिचर मैथड। सेकेंड वन आता है इनकम मैथड। इनकम मैथड में क्या होता है, अंडर इनकम मैथड अ मिनिमम पर कैपिटा इनकम 859.6 फॉर अर्बन एरियाज, 672.8 फॉर रूरल एरियाज। 2010 और 11 के डेटा के अकॉर्डिंग ये फिक्स की गई है। इफ़ एनी, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर जो कैलोरी है, राइट, जो कैलोरी है वो 2400 कैलोरी फिक्स की गई है, ठीक है, और अर्बन एरिया के लिए 2100 है। दैट मीन्स रूरल एरिया में कैलोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अर्बन एरिया में कम है। और वहीं आप देखिए कि जो कैपिटल इनकम है, ठीक है, जो पैसा है, इनकम है, वो अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा है और रूरल एरिया में कम है। दैट मीन्स रूरल एरिया में इतनी और अदर चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी अर्बन एरिया में होती है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसमें फूड, शेल्टर और क्लोथ ही ना आके और भी बहुत सारी नेसेसिटीज़ हैं जो अर्बन एरिया में कंसीडर की जाती हैं, इसीलिए यहाँ की जो कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा है। इफ़ एनी फैमिली हैज़ लेस देन दिस फिक्स्ड इनकम इट इज़ कंसीडर्ड एज बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो फैमिली इनकम जिनकी कम है, पॉवर्टी लाइन से कम है, नीचे है, उसको हम पॉवर्टी लाइन में कंसीडर करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट फूड एट सब्सिडाइज्ड प्राइस थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस मेथड को जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब्सिडाइज्ड प्राइस किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू किया जाता है, PDS बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट मेथोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज एप्रोप्रिएट। क्या जो आज की पॉवर्टी एस्टिमेशन की मेथोलॉजी है वो एप्रोप्रिएट है।
नो, द प्रेजेंट मेथोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ये जो आज की प्रेजेंट मेथोलॉजी है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। इट इज़ ओनली अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। इट कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू द पीपल। इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग rather than a reasonable level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. लोग क्या सोचते हैं, लोग सिर्फ पावर्टी को कंसीडर करते हैं, बट जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने ह्यूमन पावर्टी को उस पर फोकस करने के लिए कहा है। The other aspects like education, shelter, health, job, self confidence, equality, ये सब भी पावर्टी के अंदर कैलकुलेट होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द पावर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया। आप ये रेशियो देख सकते हैं 1973 और 4 के अंदर रूरल अर्बन एरिया में, और कंबाइंड होके कितना था 2009 और 10 में कितना था, ये देख सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल देखेंगे आप रूरल अर्बन एरिया में और कंबाइंड। सो इससे आपको पता लग जाएगा कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेटा दैट पावर्टी रेशियो इज डिक्रीजिंग बोथ इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। दोनों एरिया में अर्बन है चाहे रूरल है, आपने डेटा अगर देखा हो तो इसमें अर्बन है चाहे रूरल है, दोनों में जो हमारी पावर्टी रेशियो है वो क्या हुई है, कम हुई है, राइट, वो डिक्रीज़ हुई है। इन द ईयर 1973 से 4 तक जो इतना परसेंट था, ये आप सब कुछ देख सकते हैं कि 2010 और 11 तक हमारी जो पावर्टी लाइन है वो पावर्टी रेशियो है वो कम हो गई है। आगे देखिए, डिस्कस द मेजर रीज़न। ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको कंसीडर ज़रूर करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप करिएगा कि पावर्टी के रीजंस क्या हैं, कारण क्या हैं। सबसे पहले ब्रिटिश रूल, ये आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 100 सालों तक राज किया है, और ब्रिटिशर जो हैं उनका ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ वगैरह को उन्होंने क्या किया है, प्रायोरिटी दी है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश टाइम पर गवर्नमेंट जो थी वो पॉलिसीज़ वही अडॉप्ट करती थी जो ब्रिटिश कहते थे। अदर पॉलिसीज़ के लिए उनको एनकरेज नहीं किया जाता था। पुअर्स के लिए, पुअर्स जो वीवर्स थे बहुत थे, बट उनको एनकरेज नहीं किया जाता था। 50 ईयर्स तक इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हम वो जो मेजर सेक्शन था, पीपल एंगेज्ड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ एंड डाउन ट्रोडन, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है एक्चुअली। अगर इंडस्ट्रीज़ अगर होती हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। बट इंडिया इज़ वेरी बैकवर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। हार्डली 3% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल, जो 1/3 पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है, 5 बंदे उसमें एक ही लैंड पर लगे हुए हैं, जबकि 1 या 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। Even after more than 60 years of the independence, more than 60% of total population still depends on agriculture for its livelihood. 60% जो population है वो हमारी एग्रीकल्चर पर जीवित है। ठीक है, तो इनपुट्स की शॉर्टेज है, एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड इन प्राइसेस एडवर्सली अफेक्ट। जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनकी वजह से पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी के, उन पे प्रेशर आ जाता है, उन पे अफेक्ट पड़ता है। एंड द लास्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लैक है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो मोर देन 90 लाख जो हैं लोग वो वर्किंग फोर्स में अनएम्प्लॉयड हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, What are the non-economic factors which are responsible for unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है। देखिए, ओवर पॉपुलेशन। इकोनॉमिक फैक्टर
आपकी बात ठीक है, बट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में ओवर पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना, ठीक है, इंडिया के अंदर जो रैपिड रेट है पॉपुलेशन का वो बहुत बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इलिटरेसी एक बहुत बड़ा कारण है। इंडिया में इलिटरेट पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, राइट। टेक्निकल उनके अंदर स्किल्स नहीं हैं, इसलिए वो जॉब फाइंड नहीं कर पाते हैं। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ आउटडेटेड है। ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन, कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लॉ इनहेरिटेंस, ये सब जो हैं बहुत ज़्यादा आउटडेटेड कल्चर है, ठीक है। समटाइम्स मैनी एम्प्लॉयज़ कंसीडर एज कास्ट ऑफ अ पर्सन बिफोर एम्प्लॉइंग हिम। बिल्कुल, कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक रिलीजन को ही मानती हैं और उन्हीं को कंसीडर करती हैं, दूसरे धर्म के पर्सन को एम्प्लॉय नहीं रखती हैं। तो ये सारे रीज़न नॉन इकोनॉमिक हैं, जो पैसे से रिलेटेड नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया। सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स को आप बताएंगे। देखिए, सोशल जो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये हमारे सोशल ग्रुप्स हैं। इकोनॉमिक में रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड्स और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स, ये हमारे इकोनॉमिक ग्रुप्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी इन इंडिया। तो कौन से ऐसे पॉवर्टी के मतलब इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है उसमें डिस्पैरिटीज़ हैं, ठीक है। देखिए, स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो मोर देन द नेशनल एवरेज, ये बोल रहा है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है अदर स्टेट्स के मुकाबले। द पॉवर्टी रेशियो इन दीज स्टेट्स इज़ मच हायर दैन द नेशनल एवरेज। Odisha and Bihar are the poorest states with poverty ratio of 47 and 43 respectively. Most of these states are facing rural as well as urban poverty. तो बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं जो जहाँ पर रूरल क्या अर्बन क्या दोनों ही एरिया में पॉवर्टी को फेस करना पड़ रहा है। सेकंड आता है स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो लेस देन द नेशनल एवरेज। क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो लेस देन द नेशनल एवरेज, ठीक है। recent studies show that 20 states and union territories the poverty ratio is less than the national average, ठीक है। there has been a significant decline in poverty ratio। इन्होंने ये कहा है कि 20 ऐसे यूटीज़ और स्टेट्स का डेटा कंसीडर हुआ कि जहाँ पर पावर्टी रेशियो डिक्लाइन हुई है। जैसे केरला है, वहाँ पर पावर्टी ख़त्म हुई है, कम हुई है, मतलब ख़त्म तो क्या, आंध्रा है, तमिलनाडु है, गुजरात है और वेस्ट बंगाल है। सो नेक्स्ट है स्टेट्स विद लो पावर्टी रेशियो। ऐसी स्टेट जहाँ पर पावर्टी रेशियो बहुत कम है जैसे पंजाब, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। यहाँ पर पॉपुलेशन जो है मतलब जो पावर्टी लाइन है वो बिलो पावर्टी लाइन वो क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ग्लोबल पावर्टी ट्रेंड्स। ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो को आपने बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पॉइंट आता है फॉल इन ग्लोबल पावर्टी। ग्लोबल पावर्टी जो है वो डाउन हुई है पहले से, ठीक है। 1990 के अंदर 28% थी, जबकि 2011 के अंदर न्यू डेटा के अकॉर्डिंग 10.7% पावर्टी हो गई है। नेक्स्ट देखिए रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशन में देखेंगे कि जो रीजनल वेरिएशन है जैसे कि चाइना के अंदर डिक्लाइन हुई है पावर्टी, वहाँ पर कम हुई है गरीबी। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कम हुई है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है और पावर्टी कम हुई है। आगे देखिए साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पावर्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर भी पावर्टी डिक्लाइन हुई है और जो रेशियो है, जो रेट है रिडक्शन का वो कम हुआ है। जैसे 22% टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, सिर्फ और सिर्फ 22% ही लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। बट ये डेटा सारा 2011 का बता रही हूँ मैं, और जब से कोरोना टाइम पीरियड आया है और उसके बाद से तो ये डेटा
आई थिंक ये डेटा बढ़ ही गया होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। तो न्यू डेटा देखते हैं कि कैसा आता है और क्या आता है। आगे देखिए, पावर्टी इन सब सहारा अफ्रीका, ठीक है। सब सहारा अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, चाड, ये सब कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं जहाँ पर 10%, 86 के अंदर 10% थी, जबकि 2001 में 46% हो गई, इंक्रीज़ हो गई है यहाँ पर अफ्रीका के अंदर पावर्टी इन साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में कोई चेंज नहीं आया है। पावर्टी इन रशिया, ठीक है, तो रशिया के अंदर आई थिंक कोई चेंज नहीं आया होगा। पावर्टी कंपैरिजन के अंदर टेबल जो आपका ये शो हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो पावर्टी है नाइजीरिया में है, बांग्लादेश है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और लास्ट में श्रीलंका। ये UNDP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शो किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पावर्टी एलिवेशन। क्या ऐसे मेजरमेंट हैं जो गवर्नमेंट अपनाती है? पावर्टी को रिमूव करने के लिए भी कोई मेजरमेंट होने चाहिए ना, कोई उन पॉइंट्स होने चाहिए, कोई स्कीम्स होनी चाहिए। तो देखिए, दो तरीके की अप्रोच आती है यहाँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, दिस कवर अचीविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ये क्या करती है अप्रोच, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होती है, ठीक है, थ्रू प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसके लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और एग्रीकल्चर, एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। It was assumed that the development of industry and agriculture would create employment opportunities and income, which would lead to rapid economic development. ये अज्यूम किया जाता है कि जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर है, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और इससे इनकम बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम भी होगी ही होगी, राइट। तो ये माना जाता है, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिडली बढ़ रहा है। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेरियस पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट बहुत सारे डायरेक्टली प्रोग्राम्स बनाती है, फूड स्कीम्स बनाती है ताकि पुअर्स को डायरेक्टली वो फूड सप्लाई करवा सके। तो कौन सी हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर मैंने एक पिक्चर लगा रखी है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की। तो फर्स्ट स्कीम है आपकी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा 2005। इसमें मैंने आपको बताया था ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2005 में, और इसका ये एक्ट 100 डेज़ के लिए एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है हर साल। एवरी रूरल हाउस होल्ड 200 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट, 200 डिस्ट्रिक्ट्स जो रूरल एरिया है वहाँ पर, 200 डिस्ट्रिक्ट्स की जितने रूरल एरिया हैं वहाँ पर कराता है 100 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट। और ये स्कीम एक्सटेंड होके 600 डिस्ट्रिक्ट्स के रूरल एरियाज़ को एम्प्लॉयमेंट दिलाने का काम करता है। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। यहाँ पर 1/3 जॉब जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो इस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स, राइट। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट्स विल एस्टैब्लिश स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स। यहाँ पर नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स के अंदर नेशनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती है, नेशन की गवर्नमेंट करेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने फंड्स को करेगी, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स को इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अंडर दिस प्रोग्राम इफ़ अगर किसी भी एप्लीकेंट को जॉब 15 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो उसे डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। आगे देखिए, सेकंड, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च। ये 2004 में लॉन्च की गई थी 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। द प्रोग्राम इज़ ओपन ऑल रूरल पुअर। ये हर एक रूरल लोगों जो गांव के गरीब लोग हैं उनके लिए की गई थी, और जो अनस्किल्ड मैनुअल्स हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट की गई थी, ठीक है।
तो NFWP, ये मैंने आपको इन सब योजनाओं के बारे में अपनी एक वीडियो में बना रखा है, वीडियो का पार्ट है जिसमें आप सारी स्कीम्स को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सेम वही जो वीडियो में मैंने बनाई है योजनाएं, वो सेम ही आंसर में कंसीडर की हैं। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, ठीक है, ये जो थी स्टार्ट की गई थी 1993 में। इसका मेन जो एम था वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, स्मॉल एरियाज़ में। तो इसका मेन एम ये था। नेक्स्ट था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये 95 में लॉन्च की गई थी और इसका मेन टारगेट था 25 लाख जो नई जॉब थी वो सेटअप करना। नेक्स्ट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में करी गई थी ये लॉन्च, जिसका मेन एम था जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको बैंक क्रेडिट और सब्सिडी के थ्रू हेल्प करना, जो पावर्टी लाइन है उससे ऊपर लाना। लास्ट आई थिंक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो 2000 में लॉन्च की गई थी और इसका मेन एम बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना था, एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस। तो ये हमारी योजनाएं थी और जबकि इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नरेगा है, जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई किया है नरेगा को, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है 1 नंबर में। तो नरेगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पावर्टी। ह्यूमन पावर्टी को आप बताएंगे। ह्यूमन पावर्टी ब्रॉडर कंसेप्ट है। अलॉन्ग विद फूड इट ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन पावर्टी के अंदर सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, बट ह्यूमन पावर्टी में ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, जॉब सिक्योरिटी और सोशल इक्वालिटी, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। सेकंड आता है हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, कौन पुअर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पुअर कौन कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम सोशल ग्रुप्स देयर इज़ ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स विद इन अ फैमिली। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। एक पुअर फैमिली के अंदर सभी लोग सफ़र करते हैं पर कुछ लोग ज़्यादा करते हैं। जैसे जो नवजात लड़की होती है, जो बच्ची होती है, जो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल होती है, वो ज़्यादा करती है, वीमेंस ज़्यादा करती हैं, ओल्ड पीपल ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो यही सब चीज़ें इसके अंदर सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हमारा इस तरीके का बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नरेगा को लेकर है। मेन फीचर्स जो आप बता सकते हैं नरेगा को लेके, पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आपके कंसीडर होंगे। तो आपको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। सारा वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर नरेगा के बारे में बताया है। सो आई होप ऑल क्वेश्चन एंड आंसर्स यू अंडरस्टैंड। और कोई भी फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे चैट कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक और शेयर तो आप बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। आई नो आप मेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं और मैं सबसे इजी क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि NCERT के ही क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से हो जाएं। और इससे रिलेटेड एक्चुअली क्या है कि जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक क्वेश्चन आंसर्स क्रैम करने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चंस आंसर्स आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियोस जब देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल लगेगा कि मैंने सेम क्वेश्चन आंसर्स वहीं से इजी लैंग्वेज में लिए हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से देखिएगा, सेम चैप्टर्स। और अगर चैप्टर्स की वीडियोस आपको देखनी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप पार्ट्स देख सकते हैं। बाय बाय, सी यू सून।